नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स। पहली क्लास में हमने जनवरी से मई तक के जो है वो एक पार्ट को पूरा किया था। शेष बचे हुए पार्ट को हम यहाँ पे पूरा करेंगे। आपको पता है कि अपना जो ऐप है उस ऐप के ऊपर ये फ्री टेस्ट हमने प्रोवाइड करवाया था, जो आज भी प्रोवाइड है, आप दे सकते हैं। ठीक है। और उस फ्री टेस्ट के अंदर जो है वो जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनका हम यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे आपके लिए लेके आए थे। और एक तरह से कहें तो जनवरी से मई तक जो राजस्थान करंट अफेयर था वो पूरा इसके अंदर हमने कवर कर लिया था। बहुत रेयर चांस में इससे बाहर जो है हम कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन जाने की संभावना है। तो जो शेष बचा हुआ पार्ट है उसकी अब हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और इसके साथ साथ जो ऐप अपना है वो भी डाउनलोड कर लें। मैं आपको बता देता हूँ एक इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे जो है अपना ज्ञान सेतु जो चैनल है, ज्ञान सेतु जो ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लें। और यहाँ से आपको जो है वो मात्र 10 रुपए में जो है आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है फोर्थ ग्रेड के लिए। इसके साथ साथ इसमें फ्री जो है तो वो कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो आप वहां जाके दे सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, नोट्स वगैरह है, राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लासें आपके डाली जा रही है उनके नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको वहां फ्री कंटेंट के रूप में भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। आवश्यक नहीं कि आप पैसे देके ही उनको लें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको वहां से जो है वो फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट दोनों अवेलेबल हो सके। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाँ भाई, देखो अपना पहला क्वेश्चन है राजस्थान हस्तशिल्प एक्सपो। राजस्थान हस्तशिल्प एक्सपो का प्रथम संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ। देखो दो चीजें ध्यान देनी है, क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पहली चीज ये निकल आई कि राजस्थान हस्तशिल्प एक्सपो है और इसका पहला ही संस्करण ये है, क्योंकि स्टेटमेंट में आएगा तो फिर आपको यहाँ गड़बड़ हो सकती है कि पहले को दूसरा दे दिया, इसलिए स्टेटमेंट में आपको वहां दिक्कत होगी। कहाँ पे आयोजित किया गया? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। ठीक है। अब हम राजस्थान हस्तशिल्प एक्सपो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद में आंसर अपने आप निकल के आएगा। भाई आपको ध्यान होना चाहिए कि हस्तशिल्प जो एक्सपो है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आर्टिफैक्ट्स। इस आयोजन का नाम क्या रखा गया? आर्टिफैक्ट्स रखा गया। और आपको पता है कि ये किसके द्वारा किया गया? तो निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा। पर्सन कैसे भी घूम के आ सकता है, आपको थोड़ी और जो है वो मल्टीपल चॉइस दोनों याद होने चाहिए। तो निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा टीपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, टीपीसी के द्वारा इसकी को किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो आपका हैंडीक्राफ्ट का काम होता है वो होता है कहाँ पे? जोधपुर में। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? जोधपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया? जोधपुर में। आपका आंसर आ गया है, यानी जोधपुर। अब यहाँ पे निर्यात की बात चली है ना, तो थोड़ा सा हम निर्यात में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आर्थिक समीक्षा में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपके काम के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो है निर्यात, अगर राजस्थान में कुल निर्यात की बात करें, भाई एक साल में कुल कितना निर्यात किया, तो राजस्थान ने निर्यात किया 83,704 करोड़ रुपए का। 83,704 करोड़ रुपए का निर्यात किया। या तो कुल निर्यात पूछता है, और कुल निर्यात नहीं पूछता तो आपको क्या पूछता है कि 83,704 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, इसमें सबसे ज्यादा निर्यात किसका किया गया? तो आप यहाँ पे याद रखिए उन 5 वस्तुओं का नाम जिनका सबसे ज्यादा निर्यात किया गया, और उसका सीक्वेंस भी याद रखिए। कोई भी परीक्षा हो किसी भी एंगल से कैसे भी पूछे, आप उसमें प्रिपेयर होने चाहिए। तो पहली चीज याद रखना है, सबसे ज्यादा है अभियांत्रिकी उपयाद। दो नंबर पे आपके आएगा जवाहरत। 3 नंबर पे आपके आएगा धातु। 4 नंबर पे आपके आएगा कपड़ा।
और 5 नंबर पे है अपना हस्तशिल्प। अब देखो आपका क्वेश्चन कहां से कहां तक पहुंच गया, हस्तशिल्प से स्टार्ट किया था, हस्तशिल्प में आगे। तो आपको याद रखना है 83,704 करोड़ रुपए जो कंप्लीट निर्यात हमने किया है, एक्सपोर्ट किया है, उस 83,704 करोड़ में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, 2 नंबर पे जो है वो ज्वेलरी है, 3 नंबर पे मेटल्स है, 4 नंबर पे आपके जो है वो क्लॉथ है, और 5 नंबर पे जो है तो वो क्या है, हैंडीक्राफ्ट है। तो प्रश्न आपका यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हैंडीक्राफ्ट का जो है वो कौन सा रेंज है, ठीक है, तो वो 5वें नंबर पे आता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि भाई ये कहाँ आयोजित हुआ, तो आर्टिफैक्ट्स का आयोजित हुआ आपका जोधपुर में आयोजित हुआ। तो दोनों क्वेश्चन को आपको इस तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर रहना, ठीक है, ये नहीं कि एक तरफा अध्ययन करें। सेकंड में चलते हैं, महिला सशक्तिकरण हेतु मरु उड़ान नामक पहल का संबंध राजस्थान के किस जिले में है। देखो महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है वो प्रशासन के द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं, उसी में से एक है मरु उड़ान। तो जैसा कि नाम ही इसका मरु है, यानी हम कह सकते हैं कि ये किससे संबंधित है, ये आपका मरुस्थल से संबंधित है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि महिलाएं जो है, महिलाओं के कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, शारीरिक विकास, इस तरह के कार्य किए जाएंगे। और ये जो पहल है वो आपके बाड़मेर की है। आपके कहां की है, बाड़मेर की है। बाड़मेर की जो कलेक्टर है कौन है, टीना डाबी। टीना डाबी के द्वारा जो है ये पहल शुरू की गई है। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी की पहल है, नाम है किसका, मरु उड़ान, ठीक है, जिसके तहत महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये जो है वो कार्यक्रम, अलग अनेक प्रकार के कार्यक्रम जिसमें कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, शारीरिक सशक्तिकरण, इस तरह की सारी चीजें कॉमन करके चलाई गई, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, हाँ अगला है नव साक्षर भारत कार्यक्रम। नव साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में किस मेले का आयोजन 21 जनवरी 2025 को किया गया। दो बातें हैं, कार्यक्रम का नाम क्या है, नव साक्षर भारत कार्यक्रम, और IGPRS में जो है वो 21 जनवरी 2025 को जो है आयोजन इसका किया गया। उस मेले का आपको नाम बताना है, उस मेले का आपको नाम बताना है। देखो क्या नाम है, उत्सव, मनोहर, उल्लास और आकर्षण। उत्सव, मनोहर, उल्लास और आकर्षण। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा उल्लास। क्या नाम आ जाएगा, उल्लास। तो भाई उल्लास नाम से जो है वो नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत जो है वो लोगों को पढ़ाने के लिए एक मेले का आयोजन किया गया। अब नव भारत साक्षर कार्यक्रम की बात करेंगे, ये क्या है प्रोग्राम, नव भारत साक्षर कार्यक्रम क्या है। इसमें क्या होता है कि 45 ये स्वयंसेवी आधारित जन शिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, स्वयंसेवी आधारित यानी किसी प्रकार का मानदेय इसमें नहीं दिया जाता। इसके अंदर क्या होता है कि 15+ के जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है, उनको साक्षर बनाया जाता है। तो 15 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं जो वर्तमान में निरक्षर है, उनको साक्षर बनाया दिया जाता है। एक आंकड़ा है कि ऐसे लोगों की संख्या है 80 लाख। ऐसे 15 साल से अधिक की उम्र के लोगों की संख्या 80 लाख है जो निरक्षर है। ठीक है, जो निरक्षर है। और आपका ये जो साल चल रहा है कौन सा, 24-25, इस 24-25 में का जो लक्ष्य इन्होंने रखा है वो लक्ष्य रखा है 20 लाख। इन्होंने टारगेट रखा है कि भाई 20 लाख लोगों को हम क्या कर देंगे, इसमें साक्षर कर देंगे। तो नव भारत साक्षर कार्यक्रम क्या है कि जो 15 साल से अधिक के लोग हैं, निरक्षर हैं, उनको साक्षर करने की एक स्वयंसेवी आधारित पहल है जिसमें किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है। और इसमें 80 लाख लोग भारत में जो है वो निरक्षर हैं, जिनमें से इस वर्ष जो है वो 20 लाख लोगों को साक्षर करने का टारगेट राजस्थान सरकार ने
इसमें बनाया, सॉरी भारत में नहीं, राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। और नाम क्या था? उल्लास। पूरा आ गया, बाकी कुछ नहीं बचा। हाँ, अगला अभियान है लाडेश्वर अभियान का संबंध निम्न में से किस जिले से है? देखो, मरु उड़ान की हमने बात करी, मरु उड़ान किससे संबंधित था? बाड़मेर से। अब यहाँ पे दूसरा आ गया आपका लाडेश्वर। तो लाडेश्वर का संबंध किससे है? लाडेश्वर अभियान का संबंध किससे? भाई जयपुर से है, अजमेर से, टोंक से और सवाई माधोपुर से। सबसे पहले ये देख लो लाडेश्वर अभियान है क्या। लाडेश्वर अभियान है क्या? तो लाडेश्वर अभियान की अगर हम बात करें तो आपके लाडेश्वर अभियान में क्या होगा कि जो बच्चे हैं उन्हें आंगनवाड़ी पर भामाशाह की मदद से पोषण किट प्रदान किया जाएगा। भाई देखो क्या है कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको भामाशाहों की सहायता से पोषण किट आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रदान करने के लिए अभियान चलाया गया, ठीक है। तो इस अभियान में क्या क्या देंगे वो भी आपको याद रखने वाली चीज है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें ये लोग देने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या देंगे बच्चों को? सबसे पहले मूंग दाल, उसके बाद में चना दाल, उसके बाद में मूंगफली, उसके बाद में गुड़ और उसके बाद में भुने हुए चने। ये पैकेट बनाए जाएंगे, ये प्रत्येक दिए जाएंगे 250 ग्राम और ये दिए जाएंगे 500 ग्राम। अब देखो यह आपका लाडेश्वर अभियान हो गया भाई। और चलाया किसने? अब हम वापस आ जाते हैं अपनी स्थिति पे। तो किस प्रशासन की पहल है? तो जयपुर जिला प्रशासन की पहल है। पहला ही आंसर आपका सही है, ठीक है। लाडेश्वर अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। अब इसमें क्या होगा कि जो आंगनवाड़ी पे कुपोषित बच्चे हैं उनको लाडेश्वर किट वितरण किया जाएगा। क्या वितरण किया जाएगा? लाडेश्वर किट वितरण किया जाएगा। उसमें क्या क्या होगा? मूंग की दाल होगी, चने की दाल होगी, मूंगफली और गुड़ 250 ग्राम के, और 500 ग्राम भुने हुए चने उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाडेश्वर अभियान। हाँ भाई, अगला देखो बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस पर किस राजस्थानी को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? भाई भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो कहां पे आयोजित हुआ? ये हुआ आपके भुवनेश्वर में 9 से 11 जनवरी। और पहली बार जो है वो इसके अंदर प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। और वो प्रवासी भारतीय सम्मान में एक राजस्थानी का भी नाम है। आपको बताना है कि भाई कौन सा राजस्थानी वो था। तो ओम प्रकाश, संग्राम निवास, हनुमान सिंह और नीरज चौधरी, ठीक है। हमें पता करना है कि भाई किस राजस्थानी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिहाज से हम देखें तो, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो अवार्ड जो दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर रामनिवास को। किसको दिया गया? डॉक्टर रामनिवास को दिया गया। अब क्यों दिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या करते हैं? म्यांमार में बौद्ध भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाते हैं। देखो म्यांमार यानी में जो है वो जो बौद्ध भिक्षु है उनको संस्कृत पढ़ाने का काम करते हैं डॉक्टर रामनिवास। और इसलिए इन्हें दिया गया कि आप प्रवासी भारतीय सम्मान 2025। तो याद रखने वाली चीज है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 के विजेता कौन रहे? डॉक्टर रामनिवास, एकमात्र राजस्थानी, ठीक है। अब अगले में चलते हैं। यातायात के नियमों की अनुपालना कर सड़क हादसों में कमी लाने के लिए व सड़क नियमों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चला गया? देखिए यातायात के नियमों का पालन किया जाए, सड़क हादसों में कमी लाई जाए
और सड़क के जो नियम है, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, उनके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया गया। आपको उसका नाम बताना है, ठीक है? सीधा सा नाम है हमसफर, ऑपरेशन सड़क, परवाज और परवाह, ठीक है? हमसफर, ऑपरेशन सड़क, परवाज और परवाह। तो देखिए ये कौन सा अभियान था? सीधा एक लाइन में आपको याद रखना है, इसका नाम था परवाह। क्या नाम था? परवाह। तो सड़क से संबंधित कौन सा अभियान हो गया? परवाह अभियान हो गया, ठीक है? नेक्स्ट में चलते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोड़े की 8वीं नस्ल के रूप में गजट नोटिफाई किया गया, वह नस्ल है। भारत सरकार ने अभी एक घोड़े की नस्ल को नोटिफाई किया है। आपको बताना है वो कौन सी नस्ल है जिसको अभी नोटिफाई किया है। और सबसे मेन चीज, ये घोड़े की 8वीं नस्ल है। देखो, राजनार, रूपावतार, मालानी और भीमथड़ी। राजनार, रूपावतार, मालानी और भीमथड़ी, ठीक है? तो ये कौन सी नस्ल है? 8 नंबर की नस्ल है। तो ये आपका आंसर इसमें क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा भीमथड़ी। क्या नाम होगा? भीमथड़ी। अभी इन्होंने भीमथड़ी नामक नस्ल को नोटिफाई किया है। और ये जो भीमथड़ी जो घोड़े थे ना, ये घोड़े शिवाजी की सेना में थे। ये घोड़े कहां थे? शिवाजी की सेना में थे। और वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो कितनी है? मात्र 100 है। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? मात्र 100 है, ठीक है? अभी इनकी संख्या कितनी है? ओनली 100। तो ये हो गया आपके कौन से किसकी बात कर रहे थे? भीमथड़ी की बात कर रहे थे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा संशोधित पार्वती काली सिंध परियोजना का नाम बदलकर क्या किया गया? देखो, संशोधित पार्वती काली सिंध परियोजना का नाम राजस्थान सरकार ने बदला, और बदलकर उसका नाम जो है वो क्या किया गया, ये आपको यहाँ पे बताना है। राम सागर परियोजना, राम विहार जल सेतु परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना और सरयू सेतु लिंक परियोजना। भाई, संशोधित जो पीकेसी ईआरसीपी है, पीकेसी ईआरसीपी जो परियोजना है, इसका नाम इन्होंने बदला और नाम परिवर्तित करके इसका क्या नाम रखा? इसका नाम इन्होंने रख दिया क्या? राम जल सेतु लिंक परियोजना। क्या रखा? राम जल सेतु लिंक परियोजना। अब आप इसको यहां से कोरिलेट कर सकते हो कि जो राम मंदिर है, राम जन्मभूमि की स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर, राम जन्मभूमि की स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर इसका नाम बदलकर, संशोधित पीकेसी आरसीपी योजना था, उसका नाम बदलकर लिख दिया राम जल सेतु लिंक परियोजना। क्या रखा गया? राम जल सेतु लिंक परियोजना। इधर से लाके अंदर उसी पे जाएंगे पर, ठीक है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। अब नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित कर वहां पर फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? देखिए, हमीरगढ़ हवाई पट्टी किस जिले में है जहां पर विकसित करके क्या खोला जाना है? फ्लाइंग स्कूल खोला जाना है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग स्कूल की। हमीरगढ़ हवाई पट्टी के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा, ठीक है? हमीरगढ़ हवाई पट्टी किस जगह है? तो उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ क्या खुलेगा? फ्लाइंग स्कूल खुलेगा। उससे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग स्कूल के बारे में। तो फ्लाइंग स्कूल की बात करें, राजस्थान में जो प्रथम फ्लाइंग स्कूल है उसकी अगर हम बात करें तो वो है अव्याना एविएशन अकेडमी, ठीक है? और ये कहां पे है आपके? ये किशनगढ़ में है। ये कहां पे है? किशनगढ़ में। राजस्थान का प्रथम फ्लाइंग स्कूल कहां पे है? अव्याना एविएशन अकेडमी, जो हाल ही में खुला था थोड़े दिनों पहले,
ये कहाँ पे है? किशनगढ़ में। अब सरकार कह रही है कि हम एक और खोलेंगे, और वो कहाँ खोलेंगे? हमीरगढ़ में खोलेंगे। तो हमीरगढ़ आपका कहाँ जो खुलेगा वो हो गया सेकंड स्कूल, राजस्थान का सेकंड फ्लाइंग स्कूल। राजस्थान का एक पहला हो गया अवियाना, किशनगढ़, और दूसरा हो गया आपका हमीरगढ़। ठीक है, तो हमीरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो आपके हमीरगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। हमीरगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान का दूसरा फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो दूसरा कहाँ खोला जाएगा? हमीरगढ़ में। पहला कहाँ खोला गया? अवियाना एविएशन अकेडमी भीलवाड़ा में खोला गया। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट में चलता है। हाँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि सरकार के द्वारा जो है वो रूरल एरिया में एक स्कीम चलाई गई थी, ठीक वैसे ही एक स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा कहाँ चलाई जा रही है? अब चलाई जा रही है शहरी क्षेत्र में। ठीक है, तो मोस्ट लगा के रखो इसको। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत एक संचालित नक्शा प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपकी इस स्कीम पूरी आ जाएगी। अब आपको नाम याद रखना है इसका, नक्शा प्रोजेक्ट। क्या नाम याद रखना है? नक्शा प्रोजेक्ट। तो नक्शा प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ चलाया जा रहा है, ये आपको सबसे पहले तो ये जान होना चाहिए। और इससे सिमिलर रूरल एरिया में कौन सी स्कीम है? तो देखो, स्कीम के बारे में आपको बताना असत्य कथन। कह रहा है कि इस योजना का प्रारंभ 18 फरवरी 2025 को किया गया। वेरी गुड। यह प्रोजेक्ट राज्य के 12 नगरीय निकायों में संचालित है। ठीक है, इसके तहत भूमि का ड्रोन सर्वेक्षण करवाकर नक्शे तैयार किए जाएंगे। ठीक है, इसके तहत भू अधिकार और अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो ये जो रिकॉर्ड, ये जो बात है ना, इसमें से आपके ये गलत है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। कैसे गलत है? कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो 12 नगरीय निकाय में नहीं चलाया जा रहा, सिर्फ 10 नगरीय निकायों में चलाया जा रहा है। किस में चलाया जा रहा है? 10 नगरीय निकायों में संचालित किया जा रहा है। आपको देखो यहाँ पे एक मैं चीज बताता हूँ, ये तो है आपका नक्शा प्रोजेक्ट। और एक स्कीम चलती है स्वामित्व योजना, आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। ये जो दोनों स्कीमें हैं, इन दोनों स्कीमों का एक ही टारगेट है। इन दोनों स्कीमों का एक ही उद्देश्य है, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करना। ठीक है, एक ही पर्पज है, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करना। ठीक है, अभी इसमें फर्क क्या है दोनों में? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई इनमें दोनों में फर्क यह है कि स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र की है। स्वामित्व योजना किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और नक्शा प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है? ये शहरी क्षेत्र के लिए। ये योजना जो है वो काफी पहले से चलती है, ये नई स्कीम है। और इस स्कीम की अगर शुरुआत की हम बात करें तो 18 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत की गई। 18 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जो है वो आपके 10 नगरीय निकायों में, ये कितने नगरीय निकायों में संचालित है? 10 नगरीय निकायों में ये योजना संचालित है। अब इस दोनों योजनाओं में क्या होगा, दोनों स्कीमों में क्या होता है कि ड्रोन उड़ाकर उस पूरी भूमि का क्या लिया जाता है? नक्शा लिया जाता है, डिजिटल मैप बनाया जाता है। और उस मैप में जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को क्या दिया जाता है? उस प्रॉपर्टी को आईडी क्रमांक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये नक्शा है पूरा, ये नक्शा आ गया, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टियां आ गई, ऐसे ये प्रॉपर्टियां आ गई अलग अलग। तो जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसे अलग अलग नंबर दे दिए जाएंगे। फिर जैसे ये 3 नंबर किसकी है, इसको ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, इसको ऑनलाइन क्या किया जाएगा? दर्ज किया जाएगा। और ये डिजिटलाइजेशन हो गया। और इसके साथ साथ इसको जो है उसका जो पट्टा भी प्रदान किया जाएगा। तो ये जो है वो बैंक से लोन लेने में, इन सारी चीजों में काम आएगा। इसके साथ साथ जो भूमि को लेके जो झगड़े होते हैं ना, उन विवादों में भी इससे कमी आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नक्शा प्रोजेक्ट जो है वो कितने जिलों में चल रहा है, कितने नगरीय निकाय में चल रहा है? 10 में चल रहा है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही थे, बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे, सिर्फ एक ये गलत था, 10 है यहाँ पे, 12 की जगह क्या है? 10 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नक्शा प्रोजेक्ट। और इसी से सिमिलर स्कीम जो है
वो नगरीय निकाय में चल रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, भाई आपको बताना है कौन सा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ। पहले हम बात कर लेते हैं स्काउट गाइड जम्बूरी की। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी की अगर हम बात करें तो देखिए इस जम्बूरी में क्या हुआ। ये सिल्वर जुबली थी, पहली चीज तो ध्यान रखना है, सिल्वर जुबली थी। इसका कारण यानी 75वीं वर्षगांठ थी स्काउट गाइड जम्बूरी की, 75वीं वर्षगांठ थी। और कहां पे आयोजन की अगर हम बात करें, इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो आयोजन इसका हुआ भाई आपके तिरुचिरापल्ली। कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। इसमें टोटल जो है वो टोटल 22 प्रतियोगिताएं हुई। टोटल कितनी है? 22 प्रतियोगिताएं हुई। और राजस्थान की स्थिति अगर देखें तो राजस्थान 21 में प्रथम रहा। बस आ गया आपका आंसर। भाई 22 में से तो 21 में टॉप रह गया, उसको फर्स्ट देंगे या दूसरे को देंगे? तो राजस्थान का इसमें कौन सी रैंक रही? पहली रैंक रही। तो राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी, राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो है वो कहां पे हुई? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुई। 75वीं वर्षगांठ थी और 22 में से 21 में टॉप करने के कारण राजस्थान को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। जैसलमेर में संचालित किए जा रहे अभियान मिशन उत्कर्ष जैसलमेर, देखो अभियान का नाम क्या है? मिशन उत्कर्ष जैसलमेर का संबंध निम्न में से किस विभाग से? आपको डिपार्टमेंट पूछ लिया गया, आपको ये नहीं पूछा ये क्या है, आपको डिपार्टमेंट पूछ लिया गया। ऑप्शन दे देखिए, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई ये जो है ये किससे संबंधित है? मिशन उत्कर्ष जैसलमेर, मिशन उत्कर्ष जैसलमेर किससे रिलेटेड है? तो देखो ये जो है ये है आपका कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित। अब ये जैसे ही आपको ये चीज पता चली, जैसे ही आपको ये चीज पता चली भाई ये कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है, तुरंत आपका आंसर आ गया। तो कौन सा विभाग है? पशुपालन विभाग। कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कौन करेगा? पशुपालन विभाग ही करेगा। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 484 करोड़ रुपए जो है इसके तहत आवंटित किए गए हैं इसके कृत्रिम गर्भाधान के लिए। ठीक है, कुछ जो है ऊपर पॉइंट और है। तो मेनली अपना ये था मिशन उत्कर्ष जैसलमेर। ठीक है, अगला चलते हैं अब। हाँ, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो है बोर्ड है, आरपीएससी है, वो क्या करते हैं, वो सीधे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किस टाइप के? मतलब गेम्स वाले, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, हल करते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए, जो 38वें नेशनल गेम्स हैं उसमें पदक तालिका में राजस्थान का नंबर, यहाँ पदक नहीं पूछा आपको, आपको ये पूछा है कि भाई जो पदक तालिका है उसमें राजस्थान का नंबर कौन सा है? 13, 14, 15 और 16। ठीक है, इनमें से कौन सी रैंक राजस्थान की रही है? तो देखो पहले इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो 38वें नेशनल गेम्स है इनका जो आयोजन है, इनके आयोजन की बात करते हैं कि 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन जो है वो कहां पे हुआ, कब हुआ? तो इनका जो आयोजन है वो उत्तराखंड में हुआ। कहां पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। और कब हुआ? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी, 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में जो है वो इसका आयोजन आपके उत्तराखंड में हुआ।
राजस्थान की अगर हम इसमें बात करें तो राजस्थान ने भाई इसके अंदर जो है वो टोटल 43 पदक जीते। टोटल कितने पदक जीते? 43 पदक जीते। अब इन 43 पदक को भी डिवाइड करना पड़ के याद करना पड़ेगा। पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा ब्रॉन्ज। तो 9 गोल्ड, 11 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, टोटल 43 पदक जो है वो राजस्थान ने इसमें जीते। देखो गौर करने वाली चीज है, ठीक है। टोटल पदक कितने जीते? 43 जीते। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई गोल्ड कितने थे? तो 9, सिल्वर कितने थे? तो 11 और ब्रॉन्ज कितने थे? तो 23। टोटल कितने हो गए? 43। अब यहां से आपको ये भी पूछ सकते हैं क्या कि पहला पदक किसने जीता? तो प्रथम पदक के लिए आप याद रखें मोनिका जाट। पहला पदक किसके द्वारा जीता गया? मोनिका जाट के द्वारा जीता गया। और सर्वाधिक पदक भी पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते गए? तो सर्वाधिक पदक जो है वो वुशु खेल में, वुशु में जीते गए। टोटल 4 स्वर्ण पदक इसके अंदर जीते गए। टोटल 4 स्वर्ण जो है वो वुशु गेम्स में जीते गए। तो ये मोटी मोटा पूरा ब्यूरोफिकेशन आ गया। अपना टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन को पढ़ा और उसका आंसर जो मुझे याद था टिक कर दिया, बात खत्म। ऐसा नहीं, बिल्कुल पूरा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जो नेशनल गेम थे 38 उत्तराखंड में हुए और 43 पदक राजस्थान ने जीते, इसलिए राजस्थान की रैंक इसमें रहेगी 15वीं। राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हो गया? 15वां स्थान प्राप्त हो गया। राजस्थान ने 43 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण थे, 11 रजत थे और 23 कांसे, टोटल 43 थे। 15वीं रैंक राजस्थान की इसमें रही। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। श्री अन्न किसान मेला। श्री अन्न किसान मेले का आयोजन दिनांक 16 फरवरी 2025 को कहां पर किया गया? देखो श्री अन्न संस्थान कहां पे है? श्री अन्न किसान मेले का आयोजन जो है वो कहां पे किया गया? ठीक है, तारीख आपको याद रखनी है 16 फरवरी 2025। क्वेश्चन को इस हिसाब से जो है वो पैटर्न किया गया ताकि आपको तारीख भी याद रह जाए। ठीक है, तारीख भी जो है वो आपको याद रह जाए। ठीक है, श्री अन्न किसान मेले का आयोजन जो है वो कहां पे किया है? आंसर है बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि श्री अन्न किसको कहते हैं? यही बाजरा वगैरह। ठीक है, तो बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पे है? गुडामलानी। गुडामलानी कहां पड़ती है? बाड़मेर। तो भाई जहां इतना बड़ा संस्थान है तो फिर वही होना है ना आयोजन। तो भाई ये आयोजन हो गया आपका कहां पे? बाड़मेर। ठीक है, श्री अन्न अनुसंधान मेले का संस्थान में जो है वो क्या हो गया? 16 फरवरी 2025 को आयोजन हो गया। अगर राष्ट्रीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान, अगर एक चीज और याद रख सकते हो तो 2023 को जो है ना अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था 2023 को। और अगर हम याद रखना चाहे तो राष्ट्रीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई हैदराबाद में। कहां पे है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय श्री अनुसंधान संस्थान कहां पे है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया कौन सा? बाड़मेर। श्री अन्न किसान मेले का आयोजन कहां पे किया गया? बाड़मेर में किया गया। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ भाई, बजट घोषणा 2025-26 में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि में कितनी बढ़ोतरी की गई? बजट घोषणा 2024-25 के सॉरी 25-26 के तहत एक योजना चलती है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसमें जो विवाह के लिए जो राशि मिलती है पंजीकृत श्रमिक को, उसमें कितनी जो है वो वृद्धि की गई है? आंसर है आपका 10,000, 25,000, 50,000, 5,000। 10, 25, 50 और 5। मैं आपको फिर बता दूं कि ये सारा का सारा टेस्ट जो है जो आपको हल करवाया जा रहा है वो ज्ञान सेतु ऐप पे जो है वो फ्री कंटेंट में आपको टेस्ट पोर्टल पे अवेलेबल है।
फ्री में आप वहाँ टेस्ट दे सकते हैं और अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स को लेकर अपना नॉलेज क्या है। लिंक जो है वो ऐप का डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ आप सीधे जो है वो बिना ऐप डाउनलोड किए भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, उसका भी लिंक जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया हुआ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो कितनी राशि विभाग के लिए इसमें निर्धारित की गई है। सबसे पहले देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की बात करें तो इसमें पात्रता कौन रखता है, इसकी पात्रता कौन रखता है। देखिए, जो मंडी के तहत जो जो हमारे श्रमिक पंजीकृत है वो इसकी पात्रता रखते हैं, और उनकी जो अगर पंजीकृत हमाल और जो है या श्रमिक जो है अगर महिला है तो या तो महिला खुद है, या तो स्वयं, या उसकी पुत्री के लिए जो है वो विवाह की राशि प्राप्त की जाती है, विवाह राशि दी जाती है। तो पहले ये जो राशि थी ये 50,000 रुपए दी जाती, पहले कितनी राशि दी जाती थी, 50,000 रुपए दी जाती। अब सरकार ने इसको बढ़ा दिया। वर्तमान स्थिति में हम बात करेंगे कि इसके तहत क्या क्या चीजें दी जाती है, इस योजना के तहत वर्तमान में क्या क्या चीजें दी जाती है। तो सबसे पहले तो मातृत्व, फिर उसके बाद में पितृत्व। इसमें आपको 45 दिन का जो है वो बिना वेतन काटे छुट्टी दे। कोई हमाल है, कोई महिला श्रमिक पंजीकृत है तो 45 दिन का जो है वो वेतनिक अवकाश दिया जाता है। और भाई जब बच्चे को संभालना है तो 15 दिन का जो है उसके पिता को भी दिया जाता है। ठीक है, 15 दिन का उसके पिता को भी दिया जाता है। फिर बात आती है कि विवाह की। विवाह बाद में करेंगे भाई, पहले शिक्षा करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले पैदा करते हैं तो फिर दोनों को छुट्टी दे दी, 45 एक 15 दिन एक की। फिर उनकी पढ़ाई के लिए 4,000 से लेकर 25,000 तक की जो है वो राशि दी जाती है छात्रवृत्ति के रूप में। अगर वो 60% से ज्यादा नंबर प्राप्त करते हैं तो, अगर वो 60% से अधिक नंबर प्राप्त करते हैं तो। फिर उसके बाद में आता है विवाह। नेक्स्ट में विवाह। विवाह के लिए सरकार देती है, पहले देती थी 50,000, अब इन्होंने 25,000 और बढ़ा दी है, तो अब देखिए आपको 75,000। कितनी राशि देगी, 75,000। आंसर आ गया आपके इसका। और इसके साथ साथ चिकित्सा के लिए जो है अगर कोई गंभीर चिकित्सीय बीमारी से पीड़ित है तो उसके लिए 20,000 का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। तो आंसर आ गया आपका 25,000। देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं वर्तमान समय में, ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। 45 दिन की छुट्टी, 15 दिन की छुट्टी, 4,000 से 25,000, 75,000, और उसके बाद में चिकित्सा के लिए 20,000। बस इतना सा तो याद रखना है यार, कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट में चले। राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर में स्थित इस झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर रखा गया है। भाई कोई झील ऐसी थी जो अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों के नाम पे थी। ठीक है, तो उसका नाम सरकार ने बदला और नाम बदल के और उसका नाम लिख दिया वरुण सागर। ठीक है, तो देखिए आना सागर, बुढ़ा पुष्कर, सांबर और फॉय सागर, इसमें से अंग्रेजों वाली आपको फील किसमें आती है, फॉय में। इंजीनियर फॉय के निर्देशन में अकाल राज कार्यों के तहत इस झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसलिए इसको फॉय सागर कहते थे। तो अब फॉय सागर नहीं रहेगी, अब ये रहेगी क्या, वरुण सागर। ये क्या रहेगी, वरुण सागर। इसके अलावा अजमेर में 2 जगह का और नाम बदला गया। ठीक है, कौन कौन सी जगह है, एक जो जगह है उसका नाम है आपका एडवर्ड मेमोरियल हॉल। ठीक है, एडवर्ड मेमोरियल हॉल का नाम बदल के लिया है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने नाम बदला है होटल खादिम। एक होटल थी होटल खादिम, इस होटल खादिम का नाम बदल के लिख दिया होटल अजय नेहरू।
आरटीडीसी के होटल है होटल खादिम, इसका नाम बदल के लिख दिया होटल अजय मेरू, यानी 3 नाम बदले। फॉयसागर का नाम बदल के किया वरुण सागर एडवर्ड मेमोरियल हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, और इसके यहाँ होटल खादिम का नाम बदल के क्या कर दिया होटल अजय मेरू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान में 3 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक संचालित गिव अप अभियान, देखो अभियान का नाम क्या है, गिव अप अभियान का संबंध निम्न में से किससे है? गिव अप अभियान का संबंध निम्न में से किस डिपार्टमेंट से है? ग्रामीण विकास, शिक्षा, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग। अब आपको सबसे पहले तो ध्यान होना चाहिए कि भाई ये जो गिव अप अभियान था, गिव अप अभियान था, ये गिव अप अभियान था क्या? तो गिव अप अभियान क्या था कि जो लोग एनएफएसए के तहत राशन ले रहे थे, एनएफएसए के तहत जो है वो खाद्य सामग्री प्राप्त कर रहे थे सरकार से, और वो लोग वास्तव में पात्रता नहीं रखते थे। जैसे मान लीजिए कि उनके घर पे 4 व्हीलर्स है, उनको 1 लाख से प्लस वाले हैं, या फिर वो टैक्स पे ही है। ठीक है, जैसे मान लिया कि उनके घर में 4 व्हीलर है, वो 1 लाख से अधिक पैसे कमा रहे हैं सालाना इनकम, या फिर वो टैक्स देते हैं। तो ऐसे लोगों को अवसर दिया गया सरकार के द्वारा कि उनसे किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी, वो चाहे तो अपने आप अपनी जो पात्रता है या आप जो रसद ले रहे हो, जो राशन ले रहे हो, वो आप गिव अप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं। और उसके बाद लगभग 10 लाख लोगों ने जो है इस डर से, मात्र इस डर से कि वो कहीं सरकार के द्वारा वसूली नहीं कर दी जाए, और वसूली भी भाई लोगों को 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होती है, 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होती है ना। तो लोगों ने इस वसूली के डर से, और जो लोग पात्रता नहीं रखते थे, उन्होंने गिव अप अभियान के तहत अपनी योग्यता पात्रता छोड़ी, और 10 लाख जो है वो लोगों ने इससे छोड़ी। किस चीज के? राशन लेना बंद किया। तो राशन देने का काम किसका है? खाद्य सामग्री प्रदान करने का काम किसका है? राजस्व विभाग का? नहीं नहीं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का। किसका? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का जो ये काम है। रसद विभाग भी आप इसको कह सकते हो। तो ये अभियान किससे संबंधित था? ये अभियान आपके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित था। राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम का नाम है। देखिए, राजस्थान नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी जो है एनडीए, उस एनडीए ने क्या किया कि एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल सीएपी जारी किया है। ठीक है, उसका नाम आपको बताना है। अब आपको मैं बता दूं, ये 3A, ये जो सीएपी है, ये 3A के सिद्धांत पे कार्य करेगा, और उसका नाम है सजग, सचेत, सावधान और सतर्कता। नाम क्या है उस प्रोटोकॉल का? बस सीधा रख लो नाम, सचेत, सचेत। ठीक है, ये सचेत जो है, इसका सिद्धांत क्या है? 3A के सिद्धांत पे काम करने वाला है भाई ये। अब वो 3A कौन से? वो 3A आपको याद होना चाहिए। अलर्ट, अवेयरनेस, अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन। अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन। तो कॉमन एड जो एनडीए के द्वारा सीएपी जारी किया गया, उसका नाम क्या है? सचेत है। उसका नाम क्या है? सचेत है। और सचेत 3A के सिद्धांत पे काम करता है, अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 44 नंबर में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन व राज्य में शिक्षा के संरचनात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में प्रारंभिक किए गए अभियान का नाम क्या है? तो शिक्षा विभाग ने एक अभियान शुरू किया है, उस अभियान का नाम क्या है? देखो, पहला है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, फिर है शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, और मुख्यमंत्री शिक्षा दान अभियान। भाई हाल ही में सरकार द्वारा एनईपी 2020 हुई, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए जो है
वो एक अभियान शुरू किया। जो शिक्षक हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, काफी उन्होंने इसमें काम भी किया है। तो वो अभियान का नाम क्या है? तो उस अभियान का नाम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और पिछली सरकार ने ये किया था, पिछली जो सरकार थी उसने किया था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, और इस सरकार ने क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसको मसरा बोलते हैं, MSRA, ठीक है, MSRA, ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसका टारगेट क्या है? NEP जो है उसका क्रियान्वयन करना। देखिए NEP जो है उसके जो लक्ष्य है वो टोटल जो है 202 टारगेट्स हैं, और ये जो है उसके 185 टारगेट्स को क्या है करता है, कवर करता है। इस अभियान का उद्देश्य 202 में से 185 टारगेट्स को कवर करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है कि भाई MSRA जो है वो NEP के कितने टारगेट्स को साथ में लेके चल रहा है, तो 185, और टोटल कितने हैं, 202, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए किस सेवा का शुभारंभ किया गया? भाई राजस्थान विधानसभा को ये जो काम होता है ना, वो काम पेपर के बिना हो, कंप्यूटराइज तरीके से हो, उसके लिए कौन सी सेवा का शुभारंभ किया गया? ई विधान सेवा, मेवा सेवा, विधानसभा सेतु और राज्य सेवा, ठीक है। टारगेट क्या है? पेपरलेस बनाना, कागजी कार्रवाई को बंद करके सारी कार्रवाई ऑनलाइन करना, किसको? विधानसभा को। इसलिए एक योजना की गई, नेवा सेवा केंद्र। कौन सा केंद्र खोला गया? नेवा सेवा केंद्र। याद रखना है, विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए कौन से केंद्र की शुरुआत की गई है? नेवा सेवा केंद्र की, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। राजस्थान, अब बजट से संबंधित बातें आ गई। राजस्थान बजट 2025-26 में अनुमानित राजकोष से घाटा GDP के प्रतिशत के रूप में कितना रहने का अनुमान है? देखो 2-3 घाटे होते हैं, जैसे राजकोष से घाटा, राजस्व घाटा, प्रारंभिक घाटा, ठीक है, बजट घाटा, 4 प्रकार के घाटे हो गए। सबसे मोस्ट घाटा जो है ना, सबसे मोस्ट घाटा वो होता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। सबसे मोस्ट घाटा होता है राजकोषीय घाटा। और जो FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट का जो टारगेट, मेन टारगेट हम जिसको कह सकते हैं, वो राजकोषीय घाटा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है, आपको पूछा जाता है, 2 चीजें पूछी जाती है, या तो कितना रहा या GDP का कितना परसेंटेज रहा। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि राजस्थान का जो राजकोषीय घाटा है वो GDP का कितना परसेंटेज रहा? 3.76, 4.25, 2.52 और 4.98। तो आपको याद रखना है कि 84,643 करोड़ राजकोषीय घाटा कितना रहा? 84,643 करोड़ रहा, जो GDP का 4.25% है। जो GDP का कितना है? 4.25% है, ठीक है। राजकोषीय घाटा याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ भाई, अगला देखो, राजस्थान सरकार ने कब तक राजस्थान के को $300 बिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? अगर आपने ईओ की परीक्षा दी है या पेपर देखा है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद होगा। ईओ एग्जाम जो 2025 वाली जो थी, अभी लगी थी, री एग्जाम 2000 तो पुरानी थी, ठीक है, उसमें यह पूछा था कि राजस्थान जो है उसको कितने डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसको चेंज किया था, मैंने यहाँ पे ये पूछा है कि राजस्थान जो है उसको $300 बिलियन इकोनॉमी बनाने का सरकार का टारगेट कब तक का है? तो 2047, 35, 30 और 40, ठीक है। तो आपको बताना है कब तक बना लेंगे, तो भाई 2030 तक बना देंगे अपन। 2030 तक जो है राजस्थान की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? राजस्थान की इकोनॉमी हो जाएगी $300 बिलियन। $300 बिलियन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरकार का मेन टारगेट भी यही है, इसलिए बार बार यही पूछा जाता है। हाँ भाई, राजस्थान बजट 2025-26 में कुल कितने नवीन औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? कुल कितने नवीन औद्योगिक पार्क? भाई रिको द्वारा जो है ना, रिको क्या करता है? इंडस्ट्री पार्क डेवलप करता है। तो जो बजट है अपना, इस बजट में कितने इंडस्ट्री पार्क डेवलप करने की घोषणा की गई है? 9, 15, 7 और 18। तो आपको बताना है कितने की गई है। आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 18। भाई सीधा सा आंसर है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। रिको डेवलप करता है और बजट 25-26 के अंदर 18 पार्क डेवलप करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है।
अगला है राजस्थान बजट 2025-26 में किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना की जाएगी। तो सबसे ज्यादा हम ये देखें कि राजस्थान में मेज जो है, मक्का कहाँ पे उत्पादित होता है, मक्का का जो है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो दक्षिणी राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दक्षिणी राजस्थान। और इसी को टारगेट करते हुए इन्होंने क्या किया कि बांसवाड़ा के अंदर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, जहां पे मक्के से संबंधित जो है वो फसलों पे अनुसंधान किया जाएगा। ठीक है, बजट 2025-26 में। और लास्ट है आपका कि राजस्थान में प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। अब देखिए ये टारगेट क्या है, इसका टारगेट है प्लास्टिक मुक्त राजस्थान। इसका टारगेट है प्लास्टिक मुक्त राजस्थान। तो राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, बर्तन बैंक की घोषणा कर दी कि भाई हम सभी ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करेंगे बजट 25-26 में। लेकिन प्रथम चरण में कितने हैं, 1000, 2000, 1135 और 964। प्रथम चरण में आपको बताना है कितनी पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। तो 1000 ग्राम पंचायतों में जो है बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये जो बर्तन बैंक होंगे उसमें बर्तन खरीदे जाएंगे, रखे जाएंगे, और ये बर्तन का कार्यभार दे देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एसएचजी को दिया जाएगा। वो उनको बांटने का काम करेंगे। किसी के भी वहां शादी होगी, विवाह होगा, समारोह होगा, कुछ भी होगा, वो ग्राम पंचायत से इस एसएचजी से बर्तन ले सकता है और उसके बाद में वापस दे देगा। और जो किराया आएगा तो वो ग्राम पंचायत की निजी आय होगी। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का कमीशन काटने के बाद में पैसे जो है तो वो ग्राम पंचायत की निजी आय में डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह से प्लास्टिक मुक्त राजस्थान बनाने के लिए सरकार ने 25-26 के बजट में प्रारंभिक चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ठीक है साथियों, थैंक यू वेरी मच। जो है आपने ये देखा, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें, और रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।